मुकलावा। एक दिन जब वो हस्बे मामूल नजीरा से खौफजदा होकर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो अब्बा ने उसे आवाज दी, एली। वो घबरा गया, न जाने अब्बा ने क्यों बुलाया था। कहीं वो सीढ़ियों की बात से वाकिफ तो न थे। एली डरते डरते करीब गया। आज तुम शमीम के साथ शाम कोट जा रहे हो, समझे? जाओ तैयारी कर लो, अली अहमद ने कहा। खुशी से एली की बाछें खिल गईं। वो एक नई जगह जाएगा, शामकोट। शामकोट के नाम से वो अच्छी तरह वाकिफ था, चूंकि सफिया शामकोट की रहने वाली थी, अगरचे उसे वहां जाने का कभी मौका न मिला था। उसी रोज वो शामकोट को रवाना हो गया। शामकोट के नए मोहल्ले में अपनी नई मां का घर देखकर उसे बेहद मायूसी हुई। एक डेवड़ी के पीछे एक तंगो तारीख सहन था जिसके पीछे 2 कोठड़ियां थीं। डेवड़ी में एक बूढ़ी औरत चादर बांधे बैठी थी। चादर में वो किस कदर भद्दी लग रही थी। उसका बैठने का अंदाज भी तो अजीब था, जैसे वो औरत ही ना हो बल्कि कोई बेहिस गंवार मर्द बैठा हो। एली को देखकर वो उठ बैठी। खैर से बिस्मिल्लाह, और वो उसके मुंह पर हाथ फेरने लगी। बैठ जा। सुना, अली अहमद का क्या हाल है? आप क्यों नहीं आया? वो बहुत बनने लगा है अब, पहले तो ये बात ना थी। 2 साल मेरी मिन्नतें करता रहा, मेरी दहलीज पे बैठा रहा। मेरी बेटी कश्मीर में पली है। हाँ, बड़ी नाजुक है वो, उसे कोई दुख ना हो, वरना वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है। मैंने भी सारी उम्र सरकारी नौकरी की है, उम्र भर उस्तानी का काम किया है। तुम आए ही थे ना हमारे स्कूल में, याद है ना तुम्हें? दफतन एली को याद आया। ये तो वही उस्तानी थी जो उस रोज पर्दे के पीछे खड़ी अली अहमद से बातें कर रही थी। एली ने घिन सी महसूस की। क्या सभी उस्तानियां इसी किस्म की होती हैं? क्या उनमें जरा भी झिझक नहीं होती? क्या वो मर्दों की तरह चादरें बांधती हैं? लड़के, जरा हुक्का तो भरना। उस्तानी ने किसी को आवाज दी और फिर अपनी तकरीर जारी कर दी। मैंने पूरे 15 साल मुलाजमत की है। अल्लाह न करे कोई जरूरत न थी, नौकरी का बस शौक था, पढ़ाने का शौक। उसके लहजे से ऐसा मालूम होता था जैसे उसने महकमा तालीम की बजाय पुलिस की नौकरी की हो। अली अहमद की बात करते हुए उसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो उससे कमा हक़्क़ुहु वाकिफ हो, जैसे अली अहमद के मुतालिक बात करते हुए उसे तकल्लुफात की जरूरत ना हो। इसके बावजूद, या शायद इसीलिए, उसकी गुफ्तगू में नफरत की झलक थी। बात बात पर वो अपने घराने की अजमत का जिक्र छेड़ देती, अपनी बड़ाई जताती और बिलाखिर अपनी बेटी की नजाकत तबा की तरफ इशारा करके एली को मुतनब्बे करती कि उसकी बेटी को एहतियात से घर में रखें। फिर उसने अपने बेटे को आवाज दी, कासिम। और एक जवान लड़का बाहर आ गया। ये तेरा मामू है, वो बोली। एली ने मामू को सलाम किया, लेकिन वो हैरान था कि जिस कदर उस्तानी का चेहरा और अंदाज निसाइयत से खाली था, इस कदर कासिम का मर्दानापन से महरूम था। दो नाग। उस घर में सबसे ज्यादा काबिल कबूल शख्सियत उसकी नई अम्मी शमीम ही की थी। शमीम में ना तो कोई उस्तानी की सी बेबाकी थी और न कासिम की सी मजहूलियत। अलबत्ता एली को एक तकलीफ जरूर थी। जब भी शमीम उसके पास आती तो उसकी चादर से 2 हिना मालीदा हाथ निकल आते, जिनकी सफेदी की वजह से हिनाई सुर्खी और भी शौक दिखाई देती, और हिना की सुर्खी की वजह से हाथों की सफेदी और भी धू दिया। उन हाथों को देखकर अनजाने में वो महसूस करता जैसे कोई जुर्म हो, गुनाह कर रहा हो। शमीम मोहब्बत जताने के लिए अपने हिना मालीदा हाथ उसकी तरफ बढ़ाती और एली उन्हें अपनी जाने बढ़ता हुआ देखकर घबरा कर सहम जाता। वो दूर हटने की शदीद कोशिश करता, मगर बिलाखिर वो 2 हिनाई नाग उसे अपनी लपेट में ले लेते। हिना की बू से उसके जहन में एक तूफान सा उठता, गिरदोपेश धुंधला जाते और फिर शर्म से उसका सर झुक जाता और वो अपनी निगाह में नंगा हो जाता, नंगा और शर्मसार। इस तरह उसकी जिंदगी में हाथों की अहमियत बढ़ती गई, मां की अहमियत बढ़ती गई और उसके जहन में हिनाई रंग का जिनसी जिंदगी से ताल्लुक उस्तवार होता गया। उनके घर में जो औरत आती थी उसे बराह रास्त या बाप से ताल्लुक होता था। अगर वो उनके बंद कमरे में जा पहुंचती तो भी, और अगर वो उसकी जद से बचने की कोशिश करती तो भी। बहर सूरत हर औरत जो उस मकान में आती थी उसे अली अहमद से ताल्लुक होता, असबाती या मनफी ताल्लुक। लेकिन उस जमाने में उसे असबात नफी का शऊर न था। उसके दिल में ये जज्बा पैदा होता जाता कि बंद कमरे के तिलिस्म को तोड़कर टीन के सिपाही के चुंगल में फंसी हुई औरत को निजात दिलाए। लेकिन इस ख्याल के साथ ही खामखा चंद एक ख्याली तस्वीर उसके जहन में उतर आती और वो लाहौल पढ़ने से मुखलसी ना होती। फिर वो इस ख्याल को भूलने की कोशिश में लग जाता। लेकिन टीन के सिपाही से मुखलसी पाने वाली हसीन माँ, जिसे छोड़कर वो भाग रहा होता, अपनी गोद से हिनाई हाथ निकालकर इशारे करती, एली, एली ठहरो, मुझे साथ ले जाओ एली, और हिनाई हाथ उस तरफ बढ़ते चले जाते।
शमीम के हिनाई हाथों से डर कर वो कासिम के पास जा बैठता। गरचे उसे कासिम कतई तौर पर पसंद न था, फिर भी उसे वहां सुकून और इत्मीनान तो मयस्सर हो जाता था। न जाने कासिम में क्या था, उसके जिस्म पर बाल न थे और ये बात एली को नागवार थी। उसका साफ सुनहरा जिस्म देखने से वो कतराता था, लेकिन कासिम कमीज पहने बगैर बैठा रहता। अब वो कासिम को कमीज पहनने पर कैसे मजबूर कर सकता था? फिर उसकी माँ उस्तानी भी तो बदन को ढांपने के मुतालिक मुहतात न थी। उसकी कमीज के बटन अक्सर खुले रहते थे, जिसमें लुटा हुआ पायमाल जिस्म किसी बंद कमरे और टीन के सिपाही की गमबाजी करता था। बुढ़िया के जिस्म की तरफ देखकर उसे कराहियत महसूस होती। उसके हिना मालिदा हाथों को देखकर उसे गुस्सा आता। उसे हिना से हाथ रंगने का क्या हक था? उसे इन बोतलों को लटकाने का क्या हक था? शदीद नफरत से घबराकर वो अंदर कमरे में जा घुसता, जहां वो लड़की शाद चुपचाप बैठी काम में मशगूल होती। शाद, अजीब नाम था उसका, लेकिन उसका रंग जर्द क्यों रहता था? हालांकि चलने फिरने और काम करने में वो बेइंतहा तेज थी। किस फुर्ती से काम करती थी वो। सारे घर में सिर्फ शाद ही ऐसी लड़की थी जिसे देखकर उसे घबराहट ना होती। उसकी कई एक वजूहात थी। एक तो वो पतले दुबले जिस्म की लड़की थी, दूसरे उसका रंग सफेद न था, और तीसरे उसके हाथ हिना मालिदा न थे। हिना मालिदा हाथ उसके लिए सिर्फ इस सूरत में परेशान कुन हुआ करते थे जब उसका रंग गोरा हो और देखने में वो गुदगुदे महसूस हो। चंद दिन शामकोट रहने के बाद वो मुकलावा लेकर वापस अलीपुर पहुंच गया, और चंद ही दिनों के बाद अली अहमद अपने हिनाई नाग लेकर वापस नौकरी पर चले गए और एली अलीपुर में अकेला रह गया। इस बात पर उसे बेहद मसर्रत हुई। उसने महसूस किया कि वो आजाद है। उसे अली अहमद के बंद कमरे, टीन के सिपाही और हिनाई नागों से निजात मिल गई है और वो मुजरिम नहीं है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद महल्ले में कोई ना कोई वाकया जरूर हो जाता जिससे उसके दिल में हिना मालिदा हाथों की याद ताजा हो जाती। उसके दिल में फिर लज्जत और गुनाह का एहसास उभरता।